हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, कितना गिवन है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻³ जे कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और एक सरफेस है आपके पास, स्क्वायर शेप का ही सरफेस है जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका साइड है 5 सेंटीमीटर और ये जो है इसका जो प्लेन है ये पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बाई जेड, पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन, एक्चुअली एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है इसका जो प्लेन है। ठीक है, तो इसने बोला है कि कैलकुलेट द फ्लक्स, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इसके बाद इसमें यहां पर यह भी बोला गया है कि इफ द एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन, इफ द एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, जो हमें दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। इसने बोला कि अगर एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद नंबर 1 एक्स एक्सिस एंड नंबर 2 बाई एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में भी आपने क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और यहां से क्वेश्चन बोला कि ये जो प्लेन है ये एक्स जेड के पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, वो हमारा बाई डायरेक्शन पर आएगा। वो भी बाई में कौन सी बाई, नेगेटिव बाई डायरेक्शन पर आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है तो ये ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये होता एक्स बाई प्लेन तो हमारा एरिया वेक्टर जेड प्लेन पे हो जाता, जेड डायरेक्शन में हो जाता। अगर ये हो जाता बाई जेड प्लेन होता तो एरिया वेक्टर कहाँ हो जाता है, एक्स डायरेक्शन में हो जाता है। और अगर ये होता है जेड एक्स प्लेन तो एरिया वेक्टर हो जाता हमारा बाई के अलोंग। लेकिन यहाँ पर है एक्स जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन है तो इसका मतलब हमारा साइक्लिक ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस बाई के अलोंग हमारा एरिया वेक्टर होगा। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट बनाऊं तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे कि जो एरिया वेक्टर आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो तो आएगा माइनस बाई पर, ये माइनस बाई पर आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा बाई एक्सिस पर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जे कैप लिखा हुआ है तो ये बाई एक्सिस पर है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा इधर 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का और एरिया वेक्टर हो जाएगा हमारा अलोंग द नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, तो थीटा जो हो गया इनके बीच में, वो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। फाइन, तो अब फ्लक्स कैसे निकलेगा, बहुत इजी हो गया, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 180। ठीक है, और E कितना है हमारा, ये फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू दी हुई है आपको 4 इंटू 10⁻³ ए हमें पता नहीं है बट साइड पता है स्क्वायर की, तो अगर साइड स्क्वायर की हमें पता है इट मीन्स हम बहुत इजीली ए निकाल लेंगे। क्या है साइड, 5 इंटू 10⁻⁻², मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां पर स्क्वायर कर लिया और cos 180 होता है -1, cos 180 कितना होता है -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 और ये माइनस साइन मैंने यहां आगे लगा दिया। फाइन, तो फाइनली जो फ्लक्स आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 25 इंटू 4 100 हो गया, इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4, यहाँ से ये माइनस पावर बचेगी। ठीक है, माइनस पावर उसको और एक कैंसिल कर देगी तो फाई आएगा मेरा 10 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया मेरा फ्लक्स, वो भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा मतलब क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। फाइन, सो 100 दो यहाँ से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, एक माइनस की पावर बचेगी और माइनस की पावर एक यहाँ से जीरो को कैंसिल करेगी, तो फाइनली यहाँ पर एक ही जीरो बचेगा
10 और ये माइनस साइन है तो 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये तो आ गया जब ये प्लेन कहाँ था, ये प्लेन मेरा किस में रखा हुआ था, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड के पैरेलल था, तो एरिया वेक्टर हो गया बाई। और अगर यहीं पे जेड एक्स होता तो फिर यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आता, यहाँ क्या आ जाता, पॉजिटिव साइन आ जाता। ठीक है, और इन तीनों में से कोई सा प्लेन अगर होता तो क्या होता, तो इसमें तो प्लस साइन हो जाता है यहाँ सिर्फ, और यहाँ पर जो फ्लक्स आता वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता हमारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर z और x के अलोंग एरिया वेक्टर होता है, या तो z के, इसमें z के अलोंग और इसमें x के अलोंग, और फील्ड हमारा किधर है, बाई के अलोंग। सो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री एंड 0 फाइनली। ठीक है, इसके बाद इसने ये भी बोला है कि एरिया वेक्टर जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, एंड एक बार बना रहा है ये 30 डिग्री एंगल बाई एक्सिस के साथ। तो इन दोनों केसेस में भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालें, कि जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दूं, लेट अस सपोज ये हमारे x बाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x हो गया, ये बाई हो गया और ये z हो गया। तो इसने बोला कि एरिया वेक्टर जो है वो एक बार तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है किससे, x एक्सिस से। तो ये x एक्सिस हो गया, इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब मान लो कि एरिया वेक्टर हमारा इधर हो गया, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री एंगल किसके साथ, x एक्सिस के साथ। फाइन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 4 × 10⁻³ J कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो अब हम अगर देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, आप देखोगे ये वाला एंगल है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि टोटल 90 माइनस 30 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे, E A cos थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ x एक्सिस के साथ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, एरिया वेक्टर का जो एंगल दिया था वो 30 डिग्री दिया था, लेकिन हमें चाहिए किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ ये कितना है, ये है 60 डिग्री। सो फाइनली जो हम यहाँ पर लेंगे वो कितना लेंगे, E A cos 60, और E हमें पता है कितना है, इसकी वैल्यू ये रही 4 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³, और एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया तो हमने निकाला था, कितना था, 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और cos 60 कितना हो जाता है, cos 60 हो जाता है 1/2। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, 4 × 10⁻³ × 25 × 10⁻⁻4 × ½ तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻1, क्योंकि 3 प्लस का पावर है, ये माइनस का 4, तो यहाँ -1 बचेगा, और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब यहीं पर इसने दोबारा से क्या बोला, इसने कहा कि अगर एरिया वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो किसके साथ, बाई एक्सिस के साथ, तो जब बाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इट मींस कि एंगल एक्चुअल में यही 30 है, ये एंगल है यही 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, यहाँ पर हमें जो मैंने यहाँ पर ये 30 डिग्री एंगल लिया हुआ है, ये जो 60 डिग्री एंगल लिया हुआ है, इसकी जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी जगह हमें लेना पड़ेगा 30 डिग्री एंगल। क्यों, क्योंकि इस बार उसने बाई एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, और बाई एक्सिस के अलोंग ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मींस कि हमें यहाँ पर 60 नहीं लेना, हमें एक्चुअल में यही एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमें 30 डिग्री एंगल गिवन है यही लेना है, और देन आपने कैलकुलेट करना, तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, जहां पर आपसे गॉस थ्योरम को भी अप्लाई करने के लिए बोलेगा, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, देन आपने कुछ जो भी अननोन वैल्यू होगी वो कैलकुलेट। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।
ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, और उनके बेसिस पर आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरह से उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर क्या है कि 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में क्या क्या हुआ है, एक डायग्राम बना के दिया हुआ है इस तरह से, और ये 3D स्पेस है हमारा। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, एंड यहां से जो डिस्टेंस है हमारी ओरिजिन से, अगर मैं इसको लेफ्ट फेस बोलता हूं, इसको राइट फेस बोलता हूं, तो लेफ्ट फेस की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, वो 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो सिलेंडर की जो लेंथ है वो भी हमारी 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला और ये राइट वाला, इसका जो एरिया दिया हुआ है लेफ्ट और राइट दोनों का, वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है आपको। लेफ्ट साइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और राइट साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों इक्वल होंगे, जो कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है आपको। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पर E जो गिवन है वो गिवन है 50x I कैप। ठीक है, 50x I कैप। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा गया कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा फाइंड नेट फ्लक्स, कितना पास हो रहा है इस सिलेंडर से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा पूछा कि फाइंड आउट द इनक्लोज्ड चार्ज, फाइंड आउट द इनक्लोज्ड चार्ज। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहां पर क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक सिलेंडर रखा हुआ है, और बाई एक्सिस ये होगी सपोज बाई एक्सिस, ये होगी सपोज जेड एक्सिस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ही है 50x I कैप, जो कि वेरी कर रहा है किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, एक्स के साथ वेरिएशन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो जब ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है और लेफ्ट राइट का एरिया का, लेफ्ट राइट क्रॉस सेक्शन भी आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे बोला गया फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इनक्लोज चार्ज। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पर जो सरफेस है मेरा, जो ये सरफेस जो है आप देख रहे हो, सिलेंडर जो है ये बेसिकली 3 सरफेस हैं इसमें। एक तो नंबर 1 ये लेफ्ट वाला हो गया, एक हो गया ये नंबर 2 राइट वाला। ठीक है, और एक हो जाएगा ये कर्व्ड सरफेस, जो जिसको मैं अगर 3 नाम दे दूं तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस। तो अब हमें करना क्या है कि जो फ्लक्स यहाँ से, जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो सम होगा किसका, एक तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, एक इस क्रॉस सेक्शन से भी कुछ फ्लक्स पास हो रहा होगा, और इससे जो पास हो रहा होगा, इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। फाइन मींस हमें क्या करना है, हमें निकालना है फाई एल, लेफ्ट वाले फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, प्लस राइट वाले फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, प्लस जो हमारा कर्व्ड सरफेस है जिसको हमने 3 नाम दे दिया, उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस वाला है, तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। यहां पर अगर 1 पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया एरिया वेक्टर। ठीक है, लेफ्ट वाला एरिया वेक्टर, ये हो गया कर्व्ड सरफेस वाला एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इधर राइट फेस वाला एरिया वेक्टर। ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये राइट वाला राइट फेस का एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया, और ये हो गया मेरा लेफ्ट का। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन है, किधर, अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज आई कैप है यहाँ पर, तो अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इधर ही होगा,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी इधर ही होगा और यहाँ भी इधर ही होगा। तो आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पर जो लेफ्ट फेस पर जो एंगल है वो कितना है, वो है हमारा 180 डिग्री। किसके किसके बीच का? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। राइट फेस पर जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो कितना है? 0 डिग्री है। और जो कर्व्ड सरफेस पर एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। फाइन। तो अगर हम फाई टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ई लेफ्ट फेस पर जो है, ए लेफ्ट फेस पर और कॉस कितना है यहाँ पर लेफ्ट फेस पर एंगल कितना है? 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। फाइन। प्लस राइट वाले पे क्या हो जाएगा? ई राइट जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई आर मान लेते हैं। एरिया वेक्टर कितना है? ए आर हो गया और एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो गया। ठीक। प्लस यहाँ पर क्या है? ई कर्व्ड सरफेस का, ये कर्व्ड सरफेस पर होगा, तो अगर मैं इसको ई सी मान लूँ और ए सी मान लेता हूँ तो ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? वो एंगल है 90 डिग्री। फाइन। तो अब अगर हम देखते हैं तो cos 90 तो हो जाएगा 0, इट मीन्स ये वाली टर्म तो 0 हो गई, हमारे पास टर्म बची 2। तो यहां से देखोगे क्या आएगा? माइनस का ई एल ए एल, ठीक है, क्योंकि cos 180 होता है -1, और यहां से कितना आएगा? ई आर ए आर, cos 0 हो जाता है 1। ठीक। अब ई एल ए एल ई आर की वैल्यू लगानी है आपने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, ये रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, कितना गिवन है? माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 50x इंटू एरिया वेक्टर कितना है? अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं ये गिवन है हमें, एक्चुअली ये गिवन है हमें, कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से आपने मीटर स्क्वायर में बदल दिया इसको। फाइन। सेंटीमीटर स्क्वायर से आपने इसको मीटर स्क्वायर में बदल दिया। प्लस ई आर कितना है मेरा? 50x, आई कैप नहीं ले रहे बिकॉज डॉट प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर, ऑलरेडी हमने एंगल ले लिया है। आर ए आर कितना है हमारा? सेम है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। अब बेटा देखो यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू क्या है? तो इस फेस के लिए हम देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या है? 1 मीटर है। मतलब ओरिजिन से जो लेफ्ट वाला फेस है ये कितना डिस्टेंस पर है? 1 मीटर पर। इट मींस यहां पर तो हम रखेंगे x की वैल्यू 1 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अच्छा, राइट फेस पर जब हम देखेंगे तो राइट फेस पर क्या होगा? ये 1 हो गया यहां से यहां तक, और 1 इसकी लेंथ है, तो फाइनली ये टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। मतलब जो राइट फेस के लिए x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 1 ये मीटर में है, ठीक है, तो ये मीटर में क्या है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 50 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। फाइन। क्योंकि ये 2 है कहां से कहां तक? ओरिजिन से राइट फेस तक की जो डिस्टेंस है ये 2 है। क्यों? 1 यहां से यहां तक हो गया और 1 इसकी लेंथ है, तो 1 + 1 2 हो गया। फाइन। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं? ये हो गया 1250 इंटू 10⁻⁻⁴, और इधर कितना हो गया? इधर कितना हो गया? 2500 इंटू 10⁻⁻⁴। 2500 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। एंड देन फाइनली बचा क्या मेरे पास? 1250 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है मेरा टोटल फ्लक्स जो कि इस सिलेंडर से पास हो रहा है, ठीक है, टोटल फ्लक्स जो कि इस सिलेंडर से पास हो रहा है। फाइन।
अब इसमें एक क्वेश्चन इसका और है, वो क्वेश्चन क्या है, इनक्लोज चार्ज भी आपने बताना है। क्या बताना है? इनक्लोज्ड चार्ज भी आपने बताना। तो इनक्लोज चार्ज कैसे बताना है वो देख लेते हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, सभी ने पढ़ी है, ठीक है। क्या कहती है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इट मींस कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पता चल गया, यहाँ से कितना आ रहा है 1250 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इनक्लोज चार्ज मुझे निकालना है, तो यहाँ से इनक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा? इनक्लोज चार्ज जो आएगा वो आएगा φe मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और φe ये रहा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप रखोगे 1250 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको इनक्लोज चार्ज मिल जाएगा। फाइन। तो किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है ये ध्यान रखना। पहले तो आपको नॉर्मल जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, उससे फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने गॉस थ्योरम अप्लाई कर देनी है और वहां से इनक्लोज्ड चार्ज मिल जाएगा कि कितना इनक्लोज चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर बेस्ड था। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगी और वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड देन मैं उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें से ये टाइप है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने 4 टाइप्स बताए थे। उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, मतलब जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स टू मल्टीपल चार्जेस पूछा जाता है, वो हमने डिस्कस किया, उसके क्वेश्चंस डील किए। इसके बाद फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डील किए। देन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से रिलेटेड भी अभी मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है। नाउ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है उसको जरा समझो ध्यान से। तो इसमें क्या बोलेगा कि आपके पास लेट सपोज 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उसमें बोला गया कि 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर है A और एक स्फीयर है B, ठीक है। इनके ऊपर इनिशियली चार्ज था QA और QB। कितना चार्ज था? QA और QB, फाइन। और एक तीसरा स्फीयर था सेम साइज का, एकदम आइडेंटिकल स्फीयर है तीनों, ठीक है। स्फीयर तीनों आइडेंटिकल है, ध्यान रखना। स्फीयर तीनों ही कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम साइज के स्फीयर हैं, ध्यान रखना। ये अलग अलग नहीं है, सेम साइज, एकदम सिमिलर शेप एंड साइज आइडेंटिकल है। ये तीसरा स्फीयर है C। ये स्फीयर कैसा है? ये अनचार्ज्ड स्फीयर है, इस पर चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज नहीं है, मतलब ये अनचार्ज्ड स्फीयर है। तो ये जो अनचार्ज्ड स्फीयर है, अब इन्होंने कहा कि पहले हमने इसको टच किया फर्स्ट से, कौन से चार्ज? A स्फीयर से टच किया हमने, ठीक है। A स्फीयर से टच किया, उसके बाद यहां से हटा के फिर मैंने टच कराया B स्फीयर से। कहां टच कराया? B स्फीयर से टच कराया एंड देन सेपरेट कर दिया, रिमूव कर दिया दोनों से। उसके बाद हमने कहां टच कराया? B स्फीयर से टच कराया एंड देन दोनों से ही रिमूव कर दिया। तो अब आपने बताना है कि A और B पर जो न्यू चार्ज होगा, A पर और B पर जो न्यू चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या था क्वेश्चन? 2 स्फीयर हैं A और B, दोनों आइडेंटिकल हैं, चार्जेस कितने दिए हुए हैं? एक पर QA और दूसरे पर QB, ठीक है। एक तीसरा स्फीयर है अनचार्ज्ड है, सेम आइडेंटिकल स्फीयर है, सेम साइज शेप का, ठीक है। पहले इसको A से टच कराया, देन रिमूव किया, फिर B से टच कराया, देन रिमूव कर दिया। तो बताना है कि फाइनली A और B पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझो। किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो, पहले हमने इसको A से टच कराया
तो अभी इसके ऊपर चार्ज था 0, इसके ऊपर चार्ज है QA, तो इनका एवरेज लेना है आपने। जो चार्ज आएगा दोनों के ऊपर वो कितना आएगा, एवरेज तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन में दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरह से बोलें कि भाई आफ्टर टचिंग विद ए, जब ए से टच कर दिया सी को, तो जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, वो चार्ज जो आएगा वो आएगा हमारा QA प्लस 0/2। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज ही नहीं था, ये तो अनचार्ज था। तो अब जो चार्ज आया हमारा वो कितना आया, QA/2। मतलब इस C स्फीयर पर और A स्फीयर पर दोनों पर जो नया चार्ज बना वो कितना कितना बना, QA/2। फाइन। अब क्या किया, अब ये QA/2 तो हो गया, इसके ऊपर कितना हो गया, QA/2 हो गया। तो ये जो मैं यहां बना देता हूं, इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया, QA/2 आया, ठीक। C स्फीयर था, इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना बना, अब वो बना हमारा, वो भी QA/2 बना, क्योंकि दोनों के ऊपर ही इतना चार्ज होगा, QA/2, ठीक। अब मैंने इसको इससे टच कराया B से, तो जब B से टच कराऊंगा तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, और कितना हो जाएगा चार्ज। तो अब देखते हैं, आफ्टर टचिंग विद B, तो जब मैंने B से टच कराया तो अब जो नया चार्ज आएगा वो कितना आएगा, जो नया चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इसके ऊपर कितना है, QB, कितना है, QB प्लस इसके ऊपर कितना है, QA/2/2, ठीक है। ये हो गया नया चार्ज QB प्लस QA/2। QA/2 तो C का चार्ज हुआ था इससे टच कराने के बाद, QA/2, ठीक है, एंड हेंस ये आ गया। इसको जब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जो नया चार्ज आएगा हमारा वो आ जाएगा 2QB प्लस QA/4। ये आ गया मेरा चार्ज, ठीक है, ये आ गया मेरा चार्ज, ठीक। तो ये जो चार्ज आया, ये जो चार्ज है मेरा, अब ये किसके किसके ऊपर होगा, एक तो ये QA के ऊपर भी इतना ही होगा और QB के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, QA के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा और QB के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, ठीक है। नॉट QA, QC, जो C हमारा स्फीयर था, इसके ऊपर जितना चार्ज है, कितना, ये वाला चार्ज, उतना ही चार्ज इसके ऊपर ही होगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फाइनली अब हम अगर देखें कि भाई A और B पर कितना कितना चार्ज आया, तो A तो ये था, इसके ऊपर पहले ही हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा था, QA/2, ठीक है, ये तो हमने पहले से कर लिया, इसको हटा दिया था, अब इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा जो स्फीयर था B, इसके ऊपर कितना चार्ज बना, ये है 2QB प्लस QA/4, 2QB प्लस QA/4, ये चार्ज बना, ठीक। और तीसरा स्फीयर भी अगर पूछ लिया जाए कि इसके ऊपर भी चार्ज कितना बना, तो इसके ऊपर भी सेम चार्ज होगा, कितना, 2QB प्लस QA/4, इसके ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, ठीक है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो कि PDF अपलोड कर दूंगा मैं लिंक में, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें आप एक PDF में लेके उसको PDF को ओपन करोगे तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कोई डाउट आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर दिया है। चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था वो मैंने खत्म कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील कर लिए हैं। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपसे एग्जाम में ना बने, ठीक है। बहुत ईजिली आप एग्जाम में बना सकते हो। कंडीशन ये है, अच्छे से वीडियो को देख के, ध्यान से देख के उसको एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लेना, और जो PDF में क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इनको एक बार सॉल्व कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। फाइन। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि अदर स्टूडेंट जिनको नीड है इस कोर्स की, जिन्होंने अभी तक लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं पढ़ा है
और वो भी पढ़ना चाह रहे हैं तो शेयर करते रहिए, और जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। एंड इससे आगे जो हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।